नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि किसी न्यूज़ को देखकर अनाया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में रेशमा पर चिल्ला देती है। उसके बाद वह विला पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही विला में पहुंचती है, सामने ही उसे हर्षवर्धन नजर आ जाता है। वही हर्षवर्धन जो खुद भी न्यूज़ चैनल लगाकर देख रहा था। उसने भी अपनी बीवी का खराब मूड देख लिया। वह तुरंत उसे अपने पास बुलाते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। अनाया जो सुकून की तलाश में घूम रही थी और जिसका गुस्सा अपने आपे से बाहर जा रहा था, वह तुरंत हर्षवर्धन की गोद में बैठ जाती है। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अनाया गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ने की और इतनी घटिया न्यूज़ फैलाने की। मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी यह सब कुछ किया होगा। इतना बोलकर वह गुस्से में टीवी को घूरने लगी। हर्षवर्धन भी समझ गया कि अनाया को पसंद नहीं आया कि उसका नाम किसी के साथ जोड़ा जाए। उसने एक झटके में अनाया के चेहरे पर से नकाब हटा दिया और अपने होठों पर उसके होंठ को रखते हुए डिप किस करने लगा, ताकि वह उसे शांत करवा सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। थोड़ी देर में अनाया शांत हो गई। हर्षवर्धन ने बैठे बैठे ही उसका लंबा ओवरकोट निकाल दिया और उसके घुटनों तक आते लेदर शूज भी निकाल दिए और अच्छी तरह से उसे अपने गोद में एडजस्ट कर लिया और उसके कमर को सहलाते हुए प्यार से बोला, अभी शांत हो जाओ। यह बस उन लोगों की घटिया चाल है। अनाया गुस्से में बोली, लेकिन यह किया किसने है और किसी को पता कैसे चला कि मैं उसे मार्केट में गई थी? अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन उसे शांत करवाते हुए बोला, यह सब कुछ जानवी दुबे का किया हुआ है। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह दांत पीसकर बोली, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पर नजर रखवाए। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे प्यार से बोला, उसे तुम पर नहीं बीवी विशाल मेहता पर नजर रखवाई थी और विशाल तुम्हारे पीछे पीछे वहां तक आया था। विशाल ने तुम्हारी डिटेल निकलवाने को किसी को कहा था। उस बीच उसे भी पता चल गया कि तुम उस एंटीक मार्केट में गई हो। वही यह सुनकर अनाया को खुद पर ही गुस्सा आने लगा और अपनी ही लापरवाही पर फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा कि वह इतने लापरवाह कैसे हो सकती है कि कोई भी उसका पता निकलवा सके। आज तो सिर्फ विशाल था, कल को कोई और हो सकता है और उसके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। वही उसे अपनी सोच में खोया देख हर्षवर्धन भी समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वह उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। वैसे भी उन बेकार लोगों से हमें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। वही बात है टीवी पर फैली हुई इस न्यूज़ की, तो उसे हम हटवा देंगे। अनाया गौर से टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रही थी, जहां पर एंकर बड़ा चढ़ाकर कह रही थी कि कपूर खानदान की नई मालकिन अनाया कपूर ने चुराया अपने ही सौतेली बहन जानवी के होने वाले पति को। उसकी बहन इस वक्त प्रेग्नेंट है। यह बात पूरी दुनिया जानती है, फिर भी उसने बेशर्मी की सारी हद पार कर दी और उसने अपने ही होने वाले जीजा पर नजर डाली। दूसरी ओर एंकर कह रहा था कि क्या जानवी के बच्चे को अपनाएगा मेहता परिवार या फिर उसे मिलेगा नाजायज का टैग। इसी तरह की न्यूज़ हर चैनल पर चल रही थी, जहां हर तरफ अनाया को विलन दिखाया जा रहा था और मेहता परिवार को एक घटिया परिवार। लेकिन जानवी को लोग भर भर कर तारीफ दे रहे थे। इसकी मेहरबान भी जानवी ही थी। जानवी ने हर न्यूज़ चैनल पर पैसे भिजवाए थे और यह न्यूज़ पब्लिक करवाई थी। कई ओपन अकाउंट भी उसने खरीद लिए थे। हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी। यह सब कुछ देखकर अनाया को गुस्सा आ रहा था और बार बार उसे एंटीक मार्केट की शॉप वाली तस्वीर दिखाई जा रही थी, जहां पर विशाल मेहता ने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लिया था। हर्षवर्धन को अपनी बीवी को इस तरह से गुस्सा होता देख उसे शांत करवाते हुए बोला, बीवी क्या चाहती हो तुम चाहो तो इस न्यूज़ को हटा दो, सिर्फ एक फोन कॉल और सब कुछ हट जाएगा। यह सुनकर अनाया एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल नहीं, इस न्यूज़ को इसी तरह चलने दो। मैं चाहती हूँ कि जानवी मेहता परिवार में चली जाए, ताकि जानवर मेहता परिवार दोनों का चैप्टर हमारी जिंदगी से एक साथ क्लोज हो जाए। यह सुनकर हर्षवर्धन कंफ्यूजन में उसे देखता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसकी छोटी सी बीवी कुछ ऐसा कहेगी। उसे तो लगा था कि वह कहेगी मेहता परिवार को बर्बाद कर दो और जानवी को कोई अच्छा सबक सिखाओ और इस न्यूज़ को हटा दो। लेकिन उसकी बीवी सच में सबसे यूनिक थी।
उसकी आंखों की कंफ्यूजन देखते हुए अनाया एक शैतानी हंसी हंसकर बोली, अगर किसी को हराना है तो जरूरी नहीं कि उसे फिजिकल टॉर्चर किया जाए। कभी कभार थोड़ा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और दिमागी तौर पर कमजोर करना ही किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यह सोचते हुए उसे अपनी पिछले जिंदगी की याद आ गई कि कितनी प्राउड और इंटेलिजेंट होने के बाद भी उस सौतेली माँ बेटी ने धीमे धीमे करके उसका पूरा शरीर खोखला कर दिया और धीमे धीमे करके उसका ब्रेन वॉश कर दिया। जहां वह जीनियस हुआ करती थी, वहां कुछ सालों में उन माँ बेटी ने मिलकर उसे पागल बना दिया था। अनाया भी उनके साथ वही करना चाहती थी। अपनी पिछली जिंदगी याद करके और पिछले जन्म को याद करके उसकी आंखें नम हो गई। वही अपनी बीवी को अपने ख्यालों में खोया देख हर्षवर्धन उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, साफ साफ बताओ। तो अनाया टीवी को देखकर बोली, जानवी मेहता परिवार में अपनी जगह बनाना चाहती है। उसे लगता है कि मेहता परिवार अगर उसका सपोर्ट करेगा तो वह वापस अमीर जिंदगी जी पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह लोगों के प्रेशर में आकर और मेहता परिवार पर दबाव बनाकर मेहता परिवार का हिस्सा तो बनेगी, लेकिन बाद में मेहता परिवार के लोग उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद पछताएगी और जानवी भी उसके परिवार को इतनी प्रॉब्लम में डालेगी। इन सभी का फ्रस्ट्रेशन मेहता परिवार जानवी पर उतारेंगे और जानवी तिल तिल कर उस परिवार में कुत्ते की तब जिएगी। उसे पता चलेगा कि लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए उसका जो तरीका अपनाया है वह कितना गलत है। और रही बात मेहता परिवार की, तो वह भी कोई दूध का घुला हुआ परिवार नहीं है। आखिर में उससे भी बर्बाद ही होना है। वैसे भी जानवी कोई साफ सुथरी औरत नहीं है। वह मेहता परिवार को अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है वह भी जानती है। वह उन लोगों को चैन से नहीं जीने देगी। वह दोनों एक दूसरे की ही जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमें बस बैठकर तमाशा देखना है और इस बात का फायदा उठाकर रवीना दुबे को उकसाना है ताकि वह जेल से बाहर आए और उस मास्टरमाइंड को मिलने के लिए जाए। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वही अपनी बीवी की प्लानिंग सुनकर हर्षवर्धन भी हंसने लगा है। वह जानता था कि उसकी बीवी का दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा तेज है। वह अपने तेज दिमाग से बड़ी रियासत को मिनट में घुटनों पर ला सकती थी और उसे अपनी यही चालक और निडर बीवी पसंद थी। इसलिए उसने तुरंत उसके गाल पर वापस से किस कर लिया और उसे बाहों में कस लिया। क्या अनाया की प्लानिंग होगी पूरी और क्या जानवी की चाल होगी कामयाब। वहीं अगले दिन पूरे देश में अभी भी वही तमाशा चल रहा था। हर कोई अनाया को बदनाम कर रहा था और उसे अपने ही बहन के पति को चुराने का इल्जाम लगा रहा था। तो धीमे धीमे बाजी पलट रही थी। कुछ लोग यह कह रहे थे कि टेक्निकल ही तो कपूर खानदान की असली बेटी के साथ ही विशाल की सगाई पक्की हुई थी, तो उसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, बल्कि जानवी वह इंसान है जिसने किसी का घर तोड़कर बैठी है। यहाँ तक कि बिना शादी की वह तो माँ भी बन गई है। यह साजिश भी विशाल की ही थी। उसने ही यह सारी चीज बाहर फैलाई थी, जिसकी वजह से सबका गुस्सा जानवी पर शिफ्ट हो गया और सभी ऑनलाइन जानवी को क्रिटिसाइज करने लगे। विशाल ने यह सब जानवी से पीछा छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी जानवी के साथ थे क्योंकि वह मां बनने वाली थी और जानवी के मैनेजर सूरी ने ऑनलाइन उसके लिए सिंपैथी बटोरी थी, जैसा वो लोग चाहते थे। हर किसी को उसके साथ सिंपैथी महसूस हो रही थी, इसीलिए हर कोई मेहता परिवार पर शादी का दबाव बना रहा था। यहाँ तक कि कंपनी पर भी उसकी बहुत ज्यादा गंदी इफेक्ट पड़ी थी। वैसे भी जानवी का तो कोई करियर बचा नहीं था जो उसे पर कोई इफेक्ट पड़े। वो तो और ज्यादा नीचे गिर गई थी और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन विशाल के लिए यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी कंपनी के शेयर्स धीमे धीमे करके बहुत ज्यादा नीचे आ रहे थे और वह और नुकसान झेल नहीं सकता था। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जानवी की वजह से वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा। ऊपर से बेवकूफ जानवी उसकी कोई मदद करने की जगह पर और ज्यादा तमाशा बढ़ा रही थी। विशाल फ्रस्ट्रेशन में घर पहुंच। मेहता परिवार का हाल तो उससे भी ज्यादा बुरा था। हॉल में ही विशाल के मॉम डैड और उसकी बहन थे। वहीं पर जानवी भी मौजूद थी। विशाल के डैड तो इतने गुस्से में आ गए थे कि उसने घर की कई सारी चीज नौकरों पर फेंक देती थी। वहां विशाल का आया देख, जैसे ही विशाल वहां आया, मिस्टर मेहता गुस्से में बोले, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कंपनी सौंपी थी, इसलिए नहीं कि तुम उसे डूबा दो। कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी कंपनी से सलामत चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। विशाल भी गुस्सा था। वह गुस्से में बोला, तो इन सब का जिम्मेदार भी आप ही है।
आप ही इस मुसीबत को घर उठाकर लाए हैं और इसी ने सारा तमाशा किया है। इतना बोलकर वो जानवी की ओर इशारा करता है। यह सुनकर जानवी बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए रोने लगी और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर पर ही रहती हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यह सब कुछ कैसे हुआ। विशाल उसके इन मगरमच्छ के आंसुओं को भी जानता था, इसीलिए वह गुस्से में दांत पीसकर बोला, ज्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए इतनी एक्टिंग मत करो। वैसे भी तुम्हारा करियर बर्बाद हो चुका है, तो हमारे किसी काम की नहीं हो, बस हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। विशाल की बात सुनकर जानवी को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली और बस रोने लगी। दिव्या को भी गुस्सा आ रहा था। दिव्या गुस्से में बोली, लेकिन अब यह सोचे कि आपको करना क्या है। शेयर होल्डर भी दबाव बना रहे हैं। वही विशाल की मां कावेरी भी बोल पड़ी, सही बात है, हमें कुछ तो करना होगा। तभी विशाल के पिता ऑर्डर देते हुए बोले, करना क्या है, इन दोनों की शादी कर दो, सारा मामला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और फिर वह विशाल को देखकर बोले, और पब्लिक में अब कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर विशाल की मां थोड़े गुस्से में बोली, हम शादी कैसे कर सकते हैं, वैसे भी जानवी के माँ बाप अभी भी जेल में है, अगर हमने शादी कर दी तो हम पर और ज्यादा उंगली उठेगी। यह सुनकर विशाल के पिताजी की ओर देखकर कठोर आवाज में बोले, जानवी तुम पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दो कि तुम अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ रही हो और तुम्हारी और विशाल की शादी हो रही है। तुम्हें क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रखना है, उसके बाद ही तुम मेहता परिवार की बहू बन पाओगी। वही जानवी यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह भी मजबूर थी। वह बोली, ठीक है अंकल, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, जैसा उसने कहा था। थोड़ी ही देर में जानवी की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया कि उसने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब उसका रवीना और राजेश से कोई लेना देना नहीं है। वही स्टेटमेंट के जारी होते ही पूरी सिटी में वापस बातें बनने लगी। कोई कह रहा था, कितनी सेल्फिश है, जरूरत के वक्त पर अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तो कोई कह रहा था, कितनी खुदगर्ज लड़की है, सिर्फ अपना ही सोच रही है। कोई कह रहा था, कैरेक्टरलेस भी है, अपनी बहन के मंगेतर को चुरा लिया। हर तरफ इसी तरह की बकवास हो रही थी, लेकिन इन सब में मेहता परिवार की बड़ाई हो रही थी। कोई कह रहा था, इतना अच्छा खानदान है, इतना सब कुछ होने के बाद भी जानवी को अपना रहा है। तभी मेहता परिवार की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया, विशाल और जानवी की शादी का और उनका भव्य रिसेप्शन अगले दिन शाम को रखा गया है। स्टेटमेंट को सुनकर पूरे सिटी में वापस हलचल मच गई। हालांकि बिजनेस परिवार में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह इतनी भी अमीर फैमिली नहीं थी, बस एक मामूली सब परिवार था। लेकिन एंटरटेनमेंट, न्यूज और गॉसिप करने वाले लोगों के लिए तो यह काफी मिर्च मसाला था। हर कोई बस ऐसे बड़ा चढ़ाकर बातें बना रहा था और एक दूसरे तक बातें पहुंचा रहा था। वहीं अनाया और हर्षवर्धन अपने कमरे में बैठे हुए आराम कर रहे थे और गौर से न्यूज चैनल देख रहे थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। जैसे ही मेहता परिवार का स्टेटमेंट आया, अनाया जोर जोर से हंसते हुए बोली, मैंने कहा था यह लोग खुद को अपने आप ही बर्बाद कर लेंगे। यह सुनकर हर्षवर्धन भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए डिप किस करने लगा और डिप आवाज में बोला, बीवी तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो, वैसे भी तुम सुबह से उन लोगों की न्यूज देख रही हो। यह सुनकर हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अनाया गंभीर होकर बोली, हर्ष चलो छोटे बच्चे जैसा बिहेव मत करो, हमें बहुत ज्यादा काम है, वैसे भी आजकल तुम कंपनी में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी मस्ती नहीं। यह सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, सॉरी बाबा, मुझे पता है तुम रात रात भर जग कर अपना काम करते हो ताकि दिन में मेरे साथ वक्त बिता सको। आई लव यू, हैप्पी यू यादव बेस्ट। इतना बोलकर वह उसके होठों पर किस कर लेती है। वही हर्षवर्धन को भी अनाया की इस हरकत पर हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, बीवी तुम सच में कभी कभार बच्ची बन जाती हो। इतना बोलकर वह उसके माथे पर प्यार भरी किस करता है और दोनों ही न्यूज देखने लगते हैं। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, बीवी क्या तुम इस रिसेप्शन पर जाने वाली हो? कुछ सोचते हुए अनाया बोली, अभी नहीं हस्बैंड, अभी तो हमें भी बहुत कुछ करना है, वैसे भी इन लोगों को आपस में ही लड़ने मरने दो, मेरा कोई प्लान नहीं है वहां जाने का। मुझे न्यूज दिखाओ, जिंदल परिवार का क्या हाल है? हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, वहां का हाल तो बहुत खराब है हर्षद, जिंदल पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है।
वह भी उसे लड़की से जो उसकी बुआ ने उसके लिए खोजा है। पता नहीं क्यों लेकिन पिछले कुछ वक्त से आकाश की बुआ कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। यह सुनकर अनाया कुछ सोचते हुए बोली, उसकी बुआ का नाम तो भवानी शेरगिल है ना। तभी कुछ सोचते हुए अनाया बोली, वही लड़की की सरनेम भी शेरगिल थी जो मुझे उस शॉप में मिली थी, जिसका नाम सारा है। तो हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, मिस भवानी शेरगिल की एक बेटी है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। वो तुम्हें उसकी डिटेल में मिल जाएगा। अनाया बिना भाव के बोली, हब्बी आप चिंता मत करो, अब अम्बे सामने का वक्त आ गया है। अब मेरा उनके सामने जाने का वक्त आ गया है। क्या अनाया खुद को उनके सामने जाकर कर रही है गलती, और क्या उसके साथ होगा आगे कुछ गलत। पुलिस स्टेशन में वही इस पूरे तमाशा के बाद अनाया पुलिस स्टेशन जाती है राजेश और रवीना से मिलने के लिए। आज वो उन दोनों से ही एक साथ मिलने वाली थी। जैसे ही वह वहां के वेटिंग एरिया में पहुंचती है, उसे सामने ही रवीना और राजेश नजर आते हैं। उन दोनों को तो लगा था कि उनकी बेटी जानवी उनसे मिलाई होगी, लेकिन यहाँ अनाया को देखकर वह दोनों ही न खुश हो गए। रवीना दुबे गुस्से में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ हैं। राजेश भी गुस्से में बोला, अब क्या देखने आए हो कि हम जिंदा है या मर गए हैं? इससे तो अच्छा तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें मार डालता, तो आज तुम हमें यह दिन नहीं दिखाती। यह सुनकर अनाया की मुठिया गुस्से में कस गई। वह अपने कठोर आवाज में बोली, यह तो तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने अपनी घटिया चाल में मेरी मॉम को फंसाया और उन्हें मार डाला, या फिर कह सकती हो किसी और के हाथ की कठपुतली बन गए और मेरी मॉम को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, क्योंकि तुम जैसे गीदड़ों में इतनी औकात नहीं है कि मेरी मॉम को छू भी पाओ। वही अनाया की बात सुनकर वह दोनों ही डर से कांपने लगे, जैसे उन लोगों का कोई राज बाहर ना आ जाए। वह दोनों ही एक दूसरे को डर से देखते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम पर घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, चलो छोड़ो, मैं तो अपना बदला बाद में भी लेती रहूंगी, अभी तो मैं तुम लोगों को खुशखबरी देने आई थी। इतना बोलकर वह अपने पास पड़े हुए कंप्यूटर में न्यूज चैनल लगा देती है। न्यूज चैनल में आ रही न्यूज को देखकर वह दोनों ही अविश्वास से आंखें बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हर जगह यही न्यूज आ रही थी कि जानवी दुबे ने अपने माँ बाप से अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए और वह विशाल मेहता से शादी करने जा रही है। उस न्यूज को देखकर रवीना गुस्से से पागल हो रही थी। वही राजेश को तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो यकीन था कि उसकी बेटी जानवी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। वही इस न्यूज को देखकर रवीना ना में सिर हिलाते आते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी हमारा साथ नहीं छोड़ सकती, यह सब कुछ झूठ है। अनाया किसी शातिर लोमड़ी की तरह हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, यह न्यूज बिल्कुल सही है। वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम लोगों की लालच और घटिया साजिश के चलते तुम्हारी बेटी ने भी यही सीखा, जहां अपना फायदा देखो वहीं रुक जाओ, और जब तक तुम्हारी बेटी का नाम तुम्हारे साथ होगा, मेहता परिवार उसे अपनाएगा नहीं, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। इतना बोलकर वह हंसने लगी, फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, वैसे अब क्या होगा तुम लोगों का? ना ही पैसा है, ना ही पावर है, और अब तो कपूर सरनेम भी नहीं बची, ऊपर से अब तो बेटी भी नहीं रही, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए वकील भी नहीं रहा। और रही बात उन अनजान लोगों की जिनकी मदद से तुम इतना उछल रहे थे, अब तो उनके लिए भी तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं रहे, वह भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का अब कोई फ्यूचर है। मैं तो कह रही हूँ, मौत का इंतजार करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतना बोलकर वह हंसने लगी। वही अनाया की बात सुनकर तो उन दोनों को अंदर तक डर अपने लगा। जाहिर सी बात है, अनाया का एक एक लफ्ज सही था, उनके पास कुछ नहीं बचा था। अगर बाहर निकाल कर उन्हें खाने के लिए भी अगर कुछ खरीदना होता, तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, क्योंकि राजेश दुबे ने अनाया की मॉम गीता कपूर को धोखा दिया था, इसलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस सब ले लिया गया था। अब तो वह सड़कों पर भीख मांगे तब भी कम पड़ेगा। वैसे भी उनके पास कोई टैलेंट तो नहीं था। रवीना तो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम उस घटिया आश्रम से बाहर ही नहीं आई होती, वहीं पर मर जाती, तो हमारी जिंदगी पहले की तरह ऐसो आराम की गुजरती। ऐसा कुछ होता ही नहीं। यह सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह सब कुछ तुम्हें मिल जाता है?
यह सुनकर वह दोनों कंफ्यूजन में अनाया को देखते हैं, जैसे कह रहे हो मतलब क्या है। क्योंकि अनाया के अलावा वही उनका परिवार था, तो सब कुछ उन्हें ही मिल जाता। उनका दिमाग पर अनाया किसी क्वीन की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोली, मेरी मॉम इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जो तुम लोगों की चालें ना समझ पाए। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट में चली जाएगी और तुम लोग वापस सड़क पर आ जाते। इसलिए इतना उछलने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे हस्बैंड के नाम हो सकती है और किसी की नहीं। उन लोगों को भी यह बात पता थी, लेकिन वह बस कुछ ना कुछ तरीका सोचने वाले थे सब कुछ हासिल करने के लिए। रवीना खड़ी हुई और अनाया का कॉलर पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से बिखर गया। मेरी यह ऐश्वर्य की जिंदगी तुम्हारी वजह से चली गई। अनाया लात मारकर उसे नीचे गिराकर हंसते हुए बोली, वैसे मैं बताना भूल गई, पिछली बार लॉयर के फोन से तुमने जिसे मदद के लिए फोन किया था उसे कह देना अगला नंबर उसी का है। मैं उसी के पीछे जा रही हूँ। आखिरकार शतरंज के मोहरे बचाने का काम तो उसी ने किया था, बस उसमें से एक राजा कम है। वह शायद मेरे प्यारे पिताश्री को जरूर पता होगा। इतना बोलकर वह राजेश को घूरती है और उसकी नजरों की तपिश इसकी ज्यादा थी कि राजेश डर से कांपने लगा, जैसे उसका कोई गहरा रस बाहर ना आ जाए। वह नजर चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मुझ पर तरस आना चाहिए। अनाया अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, वैसे तुम लोगों को यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता दुश्मनों के लिए तुम अब मुसीबत बन चुके हो, क्योंकि तुम्हारे जरिए मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह तुम्हें जेल में ही खत्म करवा दे। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चली गई। वहीं रवीना और राजेश अपनी सोच में ही घूम थे और वापस जेल के अंदर चले गए। जैसे ही वह अंदर गए एक कैदी हाथ में एसिड की छोटी बोतल लेकर उन दोनों की ओर बढ़ने लगा और उन पर हमला कर दिया। लेकिन वक्त पर उन लोगों ने उस कैदी को देख लिया था, इसीलिए वह बच गए, बस हल्का सा जल गए थे। अभी वो आराम की सांस लेते, तभी एक कैदी तेज चाकू उनकी ओर फेंकता है। यह देख डर कर वो लोग दूसरी ओर पलट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को चोट लग जाती है। यह देखकर रवीना डर से कांपने लगी। इस बार राजेश दुबे भी हल्का सा डर था। वह लोग अभी थोड़े ही आगे गए थे, तभी एक और कैदी आगे आया और एक दुपट्टा रवीना के गले में फंसाते हुए जोर से दबाने लगा, जैसे वह गला काटकर उसे अभी ही मार डालेगा। राजेश उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह काफी खतरनाक था। उसने रवीना को छोड़ा ही नहीं। तभी वहां पर जेला आया और उन्हें अलग किया। रवीना लंबी लंबी सांस भरते हुए डर से कांपने लगी, जिसे उसके अंदर किसी चीज का डर पनपने लगा हो। वह धीमे से बोली, कहीं वह सच तो नहीं कह रही थी? उन लोगों के लिए हम मुसीबत तो नहीं बन गए? वह हमें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश दुबे भी इधर उधर देखते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, यह लोग हमें जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। क्या सच में यह दुश्मनों का हमला था? की थी अनाया की कोई चाल? और क्या इन सब के बीच अनाया क्या चलेगी कोई चाल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।